हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चल रहे हैं ग्रामर सीखने के लिए और अब पिछली क्लास के साथ ही इस क्लास को जोड़ेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग सीख रहे थे एडजेक्टिव के सेंटेंसेस को और हमने एडजेक्टिव के सेंटेंसेस के पूरे सेक्शंस को समझा था। आज हमारी क्लास के अंदर हम सीखेंगे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। रेडी गाइस? तो अब हम नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस बनाकर उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे और पूरे एंगल से इसको देखेंगे कि हमें कहाँ हमसे चूक होती है। खास तौर पे इज़एमआर में और हैज़र में जो हम डिफरेंस नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग इस क्लास को ज़्यादातर ध्यान से देखेंगे गाइस। तो हम अब कहाँ आ गए हैं? हमने काफ़ी हद तक वर्ड सीख लिए हैं। अब हम वर्ड से सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं और सेंटेंसेस में आज हमारे पास हैं एडजेक्टिव के सेंटेंसेस के साथ साथ नाउन के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है गाइस। इन दोनों के बीच में हम क्या अंतर होता है इसको देखेंगे आज की क्लास में। तो पहले मैं एडजेक्टिव के या नाउन के अगर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन से हम सेंटेंस को शुरू करते गए। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी अब तक? हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि एडजेक्टिव के वर्ड्स और नाउन के वर्ड्स अब हम लोग जानते हैं वो कौन से होते हैं। हिंदी में भी जानते हैं, इंग्लिश के अंदर भी जानते हैं, उनके सफिक्स से भी उन्हें पहचानते हैं और उनकी डेफिनेशन से भी हम उन्हें पहचानते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी फॉर्मेशन से भी हम उन्हें जानते हैं। तो हम कुछ वर्ड्स को लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, फिर हम देखते हैं उससे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे गाइस। तो पहला वर्ड है परेशान। परेशान वर्ड एक एडजेक्टिव होता है गाइस। फिर दूसरा है बीमार। बीमार वर्ड भी एक एडजेक्टिव होता है। तीसरा है आजाद। आजाद वर्ड भी एक एडजेक्टिव होता है, आप देख रहे हैं। और चौथा वर्ड अगर मैं लूं तो कोई भी ले सकते हैं गाइस, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनमें से कोई भी एक वर्ड छांट लीजिए आप। कमजोर। ये सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। पहले हम ये जानेंगे एडजेक्टिव कैसे होते हैं। क्या आप पिछली क्लासेस को जानते हैं? पिछली क्लासेस में हमने देखा था परेशान वर्ड एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की स्थिति को बता रहा है। उसकी स्थिति बताना, उसके गुण को बताना, उसके जो फीलिंग है उसको भी बताना एडजेक्टिव में हम लोग काउंट करते हैं। फीलिंग का मतलब हो गया जैसे कि अभी वो परेशान है, उसकी ये फीलिंग है कि वो परेशान है, तो परेशान वर्ड एडजेक्टिव होगा। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके जिससे हम ये जान सकते हैं वर्ड एडजेक्टिव है। इसके बाद अगर हम कोई नाउन प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला परेशान लड़का, तो इससे भी प्रूव होता है ये वर्ड एडजेक्टिव है। बीमार व्यक्ति, देखिए आज़ाद मुल्क, आज़ाद देश। तो हम देखते हैं ऐसे पैटर्न से भी हमें एडजेक्टिव का पता चल जाता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड जिसके बाद हम कोई नाउन को यूज कर सकते हैं, या नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, या पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। या कमजोर दृष्टि, बहुत सारे वर्ड्स जो नाउन के होते हैं आप नोटिस करेंगे, उनसे पहले हम कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हैं और ऐसी एडजेक्टिव वर्ड्स के बाद हम कोई नाउन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी मिटा देता हूं। इससे प्रूव हो गया कि वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अब हम इनको सेंटेंस फ्रेमिंग में लेके चलते हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग का आपको पता होगा, सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका एक बेसिक रूल होता है। मैं यहाँ पर कॉमन रूल लिख देता हूँ दोनों तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर। गाइस इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। मेन वर्ब के बाद जो क्रिया ट्रांसफर होती है, यानी आपका जो एक्शन किसी व्यक्ति पे ट्रांसफर होता है, किसी थिंग्स के ऊपर ट्रांसफर होता है, यानी वो एक्शन किसी तक पहुंचता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना क्रिया हो गई और मैं सब्जेक्ट हो गया, और आप जो मेरी पढ़ाने की क्रिया को ले रहे हैं आप ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसी तरह से इन सेंटेंसेस में हम लोग ऑब्जेक्ट के यूजेस को नहीं देखते हैं, इसमें अदर का यूज आता है। एनीवे, अब हम इसी के हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं शब्दों को वाक्यों में बदलिए, तो मैं कोई भी एक सेंटेंस सोच सकता हूं। जब मैं सेंटेंस सोचता हूं तो मेरे पास दो बातें आती है कि परेशान वर्ड कौन है, यानी परेशान जो ये शब्द है ये किसके लिए बोल रहे हैं, कौन परेशान है। तो कौन का जवाब ही सब्जेक्ट होता है। कौन परेशान है? अगर मैं बोलता हूं मैं परेशान हूं, मैंने बोला मैं, तो मैं वर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा और हूं वर्ड जो है वो आपकी वर्ब हो जाती है, और अदर में आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस की फ्रेमिंग हो गई गाइस। आप बड़े आराम से किसी भी सेंटेंस को आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर मैं बोलूं तो वह कौन बीमार है, वह बीमार है, और हम आज़ाद हैं, और वह कमज़ोर है। अब देखो वह में एक मेल है एक फीमेल है, मैंने इस तरह से दो सेंटेंस बनाए। अगर आप चाहें तो इसमें किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राज कमज़ोर है,
अब आपने नोटिस किया हमने इन वर्ड्स को, एडजेक्टिव के वर्ड्स को कितनी सिंपली एक सेंटेंस में बना दिया। सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ वर्ब को भी। अगर मैं वर्ब इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं तो भी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर, इस फ्रेम को हम बोलेंगे। अगर मैं यहां लिखूं तो सब्जेक्ट में पहला सेंटेंस के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो सब्जेक्ट में मैं वर्ड सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब में आपका हूं है, और अदर में आपका एडजेक्टिव वर्ड क्या है? परेशान। बहुत ही सिंपल है गाइस। आपको इंग्लिश में ऐसे तो नहीं हम बोल सकते जैसे कि मैं, फिर आई, परेशान को इंग्लिश में लिख दिया। हमें इस डिसिप्लिन से सीखना होगा गाइस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और हिंदी में क्या होता है, वर्ब आखिर में होती है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सेंटेंस को सीधा सीधा ट्रांसलेट कर लेता है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पिक करना होगा, देन वर्ब। वर्ब के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाना होगा। सेंटेंस के लास्ट में अगर हूं लिखा है तो आपको पता है हूं को क्या कहते हैं, आपने पिछले क्लासेस में देखा है। हूं को एम बोलेंगे, है को इज बोलेंगे, और हैं या हो को आर बोलते हैं। तो इसी हिसाब से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। तो ये तो है एडजेक्टिव के सेंटेंसेस। अब मैं क्या करता हूं, इन्हीं एडजेक्टिव वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट कर देता हूं। नाउन में जैसे परेशान से अगर मैं एक नाउन बनाऊं तो हो जाएगा परेशानी, परेशानी। बीमार से हो गया बुखार या बीमारी, दोनों लिख सकते हैं आप। आजाद से आजादी, और कमजोर से कमजोरी। तो आपने देखा गाइस, मैंने क्या करा, नाउन यहां पर एडजेक्टिव के वर्ड से, अब उनको मैंने यहां पे नाउन बनाया है। अब अगर मैं चाहूं तो इनको भी सेंटेंस में फ्रेम कर सकता हूं। कैसे होगा? जैसे मैंने बोला मैं परेशानी हूं, तो ये गलत हो गया। मैं परेशानी हूं ऐसे सेंटेंस नहीं बोल सकते हम। ये हिंदी में गलत लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि आपने हिंदी को ढंग से नहीं बोला है। तो आपको क्या बोलना होगा? मुझे परेशानी है। अब ये सही लग रहा है। तो यही डिफरेंस होता है नाउन के सेंटेंसेस में और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में। वह बीमार है, यहां पर आपको क्या करना होगा? उसे बुखार है। हम आजाद हैं, हमें आजादी है। राज कमजोर है, यहां पर क्या लिखना होगा? राज, और फिर उसके साथ को लगाना होगा, राज को कमजोरी है। तो आपने क्या देखा, क्या चेंजेस आया? यहां पर मैं वर्ड यहां मुझे हो गया, वह वर्ड उसे हो गया, हम वर्ड हमें हो गया, और राज वर्ड राज को हो गया। तो सब्जेक्ट इस तरह से चेंज हो गए। बाकी अगर आप लास्ट में देखें तो ऑलमोस्ट है, दोनों जगह है आ रहा है। लेकिन यही कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था एडजेक्टिव वर्ड जो होता है, एडजेक्टिव वर्ड जितने भी एडजेक्टिव के जो सेंटेंस है वो बी से कनेक्ट होते हैं, और बी वर्ड से ही आपका इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी, इस तरह के वर्ड्स बने थे। आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा। और नाउन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली एसोसिएट होते हैं हमारे हैज, हैव के साथ, हैज, हैव के साथ। तो अगर मैं इनको ट्रांसलेट करूं तो यहां पर इन दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में, जैसे ये मैं परेशान हूं, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो यहां पर मैं का मतलब आई ही होगा। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? आई। फिर हूं का मतलब यहां एम होगा, और परेशान का मतलब आप कुछ भी, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम अपसेट, एडजेक्टिव वर्ड लेना होगा। वह बीमार है, तो वह बीमार है। अगर ये लड़का है तो ही, और अगर ये लड़की है यानी फीमेल है तो शी। ही इज, बीमार को आप इल बोलते हैं, सिक बोलते हैं, बोल सकते। हम आज़ाद हैं, हम का मतलब हो गया वी, और वी के साथ हमेशा हम यूज करते हैं आर। सो वी आर फ्री, आज़ाद को बोलते हैं फ्री, वी आर फ्री। वी आर इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। राज कमज़ोर है, राज और है का मतलब होगा इज, और कमज़ोर का मतलब हो गया वीक। तो आपने देखा कितने सिंपली ये सेंटेंसेस जो हैं ट्रांसलेट हो गए हैं, और इसी पैटर्न से अभी मैंने बहुत ही आसान सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपको फ्रेम समझ में आए, ताकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अंतर होता है वो क्लियर हो, ताकि आपको ये पता चले नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे सेंटेंसेस से क्लियर हो जाती है गाइस। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो आप इसमें मुझे का मतलब मी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर
अगर मुझे मैं मैंने मेरा मेरी मेरे इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है और ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में होंगे तो इसको आपको आई ही करना है, क्योंकि हमेशा आई वी यू दे जो है एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में यूज होते हैं, और मी अस यू देम हिम हर इट ये जो है एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होते हैं। तो अभी यहाँ मुझे का मतलब मी नहीं होगा, यहां पर मुझे का मतलब आपको आई लिखना होगा। और अब यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि हैज और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। यहां पर क्या था, यहां पर आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थी, मैं इसको रब कर देता हूं, अब आपको और अच्छा व्यू मिलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है क्लियर होगा। यहां पर प्रेजेंट बेस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज, एम और आर। तो गाइज अगर आपने इज, एम, आर और हैज, एम में डिफरेंस कर लिया तो आगे आगे सारे सेक्शन में डिफरेंस करना आसान हो जाता है। वॉज, वर और हैड में, फिर विल बी, विल हैव, शुड बी, शुड हैव, कैन बी, कैन हैव, इस तरह से सब जगह डिफरेंस आप आराम से कर पाएंगे। तो अब देखिए इस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना होगा, या तो मैं इसमें अब हैज यूज करूंगा या फिर हैव। फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, ही, शी, इट या फिर कोई नाम, एनी नेम, इनके साथ एनी नेम का मतलब एनी सिंगुलर नेम, एक सिंगुलर नेम, एक नाम सिंगुलर नेम के साथ ही हैज यूज होगा। और आई वी यू दे और बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज होगा गाइज। और आपको याद होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस की भी लिस्टिंग कराई थी जहां पे सिंगुलर प्लूरल को अलग अलग बताया था। समबडी के साथ क्या यूज होगा, हैज, क्योंकि समबडी वर्ड सिंगुलर है। और वहां पर जो ऑल, फ्यू, मैनी और जो वर्ड्स थे उनके साथ आप यूज करेंगे हैव, क्योंकि वो प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। प्लूरल के साथ यानी वी, यू, दे और किसी भी तरह के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज करना है। क्या यूज करना है गाइस, हैव। और आई के साथ भी हैव होगा, दैट्स अ लॉजिक। तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहां पर आई एम ना लिखकर आपको अब लिखना होगा आई हैव। क्यों लिखना है आई हैव, क्यों नहीं लिखना आई एम, क्योंकि अब ये नाउन का फ्रेम है। परेशानी वर्ड जो है वो नाउन होता है और यहां पर परेशान वर्ड एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के फ्रेम में आपको एम यूज करना है। हालांकि गाइस एक बात और याद रखना, हर एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगा सकते हैं और हर नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेम तो नाउन का है ना। ये मेनली यहाँ पर नाउन वर्ड पे हम फोकस कर रहे हैं। परेशानी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ एक सेंटेंस देता हूँ, मैं एक परेशान लड़का हूँ। मैंने परेशान के बाद लड़का यूज कर लिया, तब भी एम ही आएगा। और यहाँ पर मैंने बोला मुझे दो परेशानियां हैं, तो दो वर्ड एडजेक्टिव हो गया, तो इसमें फिर भी हैव ही आएगा, क्योंकि अभी भी हम परेशानी वर्ड यानी नाउन के फ्रेम में बात कर रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज आपको सीखनी होती है, याद रखनी होती है मेनली। तो अब यहां पर परेशानी का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स। आई हैव प्रॉब्लम्स। अब आपको याद होगा मेरी पिछली क्लास में जहां मैंने बोला था नाउन को आप सेपरेट यूज मत करें, नाउन के साथ कोई वर्ड यूज करें, डिटरमिनर्स वर्ड यूज करें। अब यहां पर आई हैव प्रॉब्लम्स अगर हम ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा ऑड लगता है, खास तौर पे कॉमन नाउन के साथ। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, कॉमन नाउन के साथ कोई ना कोई डिटरमिनर्स यूज करना चाहिए, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बिना डिटरमिनर्स के भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव फ्रीडम, मैंने बोला फ्रीडम वर्ड यहां पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कोई भाव है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बिना डिटरमिनर्स के यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन कौन से नाउन होते हैं जिन्हें हम प्लूरल कर सकते हैं। अभी देखो प्रॉब्लम्स प्लूरल हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होते हैं, लेकिन कॉमन नाउन प्लूरल हो जाते हैं। जो कॉमन नाउन है जो प्लूरल हो सकते हैं उनके साथ कोई ना कोई डिटरमिनर्स यूज करें, अच्छा लगता है सेंटेंस। तो हम अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इससे पहले भले ही हिंदी सेंटेंस में आपके पास नहीं लिखा हुआ है मुझे परेशानियां, ये लिखा है मुझे परेशानी है। अब देखो मुझे परेशानी, अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव सम प्रॉब्लम्स, सम वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर परेशानी यानी एक ही परेशानी है आपको, तो भी आपको कोई ना कोई डिटरमिनर्स में या कोई आर्टिकल में कोई एक वर्ड जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये नाउन का फ्रेम है और वो भी कॉमन नाउन आप यूज कर रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कॉमन नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डिटरमिनर्स का वर्ड जरूर आना चाहिए। आर्टिकल का मतलब ए अंदाज से है और डिटरमिनर्स का मतलब वही वाले सारे वर्ड जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, माई, योर, और, देयर, हिज, हर,
ये पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव हो गए, फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताए थे दिस दैट दीज दोज, फिर मैंने आपको नंबर में भी बताए थे 1 2 3 4, और इंडेफिनिट नंबर में डेफिनिट नंबर 2 केसेस बताए थे एडजेक्टिव के, जहाँ पर मैंने आपको सम फ्यू मैनी ये वाले वर्ड्स आपको बताए थे, या फिर क्वालिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो आई हैव अ प्रॉब्लम, तो आपको अ वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। यही वो यूज है ए एंड दा का, जो हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ए एंड दा आता कहां पर है। यहां पर अ नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव का फ्रेम है। नाउन के फ्रेम में सिंगुलर के साथ अ या फिर एन का यूज करेंगे, देखेंगे कि वर्ड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस होता है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पा से शुरू हुआ तो पा कॉन्सोनेंट होता है, तो अब इसमें आ लगाएंगे। अगर ये स्वर होता अ ई यू तो फिर उसमें एन यूज करते, तो इसीलिए अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम वर्ड से पहले आ क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज अ कॉमन नाउन। उसे बुखार है, तो अब आप उसे का मतलब ही लिखेंगे, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और अब ऊपर क्या लिखा है, ही शी इट एनी नेम के साथ आपको हैज यूज करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, ही हैज अ फीवर, ही हैज फीवर और ही हैज अ फीवर। फीवर प्लूरल हो सकता है, फीवर प्लूरल हो सकता है, बुखार प्लूरल हो सकता है, नहीं, तो ही हैज फीवर बोलेंगे सिर्फ, ही हैज फीवर। ये लॉजिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाँ, अगर इसमें अगर आप चाहें तो एक एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, जैसे ही हैज हाई फीवर। अब हाई कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन से पहले एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ही हैज हाई फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हमें आजादी है। आजादी वर्ड भी प्लूरल नहीं हो सकता गाइस। हमें का मतलब क्या होगा, वी, और वी के साथ हम यूज करते हैं क्या, हैव। सो वी हैव अ फ्रीडम नहीं बोलना है आपको, वी हैव फ्रीडम, बिकॉज दिस इज एन दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको कुछ यूज नहीं करना है अभी। ठीक है गाइस, कमजोरी, राज को कमजोरी है तो राज हैज। अब कमजोरी प्लूरल हो सकता है, कमजोरी, कमजोरिया, वीकनेस, वीकनेसेस प्लूरल हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये सिंगुलर, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये प्लूरल हो सकता है। तो राज हैज, अगर बहुत सारी कमजोरी है, अगर हम ऐसे तो बोलते हैं उसे बहुत सारी कमजोरी है, बट फॉर इंफॉर्मेशन गाइज ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में काउंट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब प्लूरल नहीं कर सकते हैं। राज हैज वीकनेस, तो आपको ऐसे ही बोलना होगा, राज हैज अ वीकनेस ना बोल के राज हैज वीकनेस, राज हैज वीकनेस। तो ये थोड़ा सा फ्रेम है गाइस, इसको आपको एडजेक्टिव और नाउन में थोड़ा समझना होगा आपको। हालांकि ये एनालाइजिंग है, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शनल बातें भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का एक फ्रेम बना लेते हैं, सीख लेते हैं कि सर ए एंड द ऐसे यूज होता है। कुछ चीजें एक्सेप्शनल भी होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिन्हें आपको अलग से सीखना होता है। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिनके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी अ एन का यूज कर देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसकी लिस्टिंग भी हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक समझना है। बेसिक के अंदर ये बातें जो होती है ये मेन होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। मेन हमें क्या सीखना होता है, मेन हमें सीखना होता है आई एम कैसे यूज करना है और आई हैव कैसे यूज करना है। तो वो फ्रेम मैंने आपके सामने रखा है। अब आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आ गया है, सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस हुआ और पैटर्न में क्या डिफरेंस हुआ और नाउन और एडजेक्टिव के वर्ड्स में क्या डिफरेंस हुआ। ये सारी चीजें आपको एक ही फ्रेम में मिल जाती हैं और इसको हम बोलते हैं नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस। ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं। अभी नाउन का हो गया आपका क्लियर और एडजेक्टिव का हो गया। अभी इसके साथ वर्ब का भी फ्रेम आता है गाइस। तीसरा फ्रेम जैसे मैंने आपको बोला था, मैं 3 साइड में इंग्लिश को सीखना है, नाउन का अलग है, एडजेक्टिव का अलग है और वर्ब का अलग है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन सभी फ्रेम के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पैटर्न्स में कैसे ये फ्रेम जो है मॉडिफाई होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग टेंसेस में, जैसे हम कह सकते हैं ना अलग अलग पार्ट ऑफ टाइम में, पास्ट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या होगा, वो चीज़ आप देखेंगे। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास को आप देखें। अभी हमारी क्लास में क्या था, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन, और वो हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हम बताएंगे कि इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग टाइम सेक्शंस में क्या हम लोग चेंजेस करते हैं। रेडी गाइस? तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास को लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी। अभी आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी क्लास के साथ जोड़ते हुए हम अपनी नेक्स्ट क्लास को फिर से शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।
वेलकम बैक गाइज, हम फिर आ गए अपनी क्लास में और अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इस क्लास के अंदर अब तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा है कि एडजेक्टिव के फ्रेम में और नाउन के फ्रेम में, दोनों के फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये भी देखा है अ का यूज और आर्टिकल जो है अ एंड दा का यूज आपका भी रह गया गाइज। दा का यूज मैं आपको फास्टली बता देता हूँ, वैसे मैं इसके पूरे नोट्स आपको दे दूंगा। दा का यूज अक्सर स्टूडेंट दा के यूज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताऊं दा मेनली यूज कहाँ होता है। दा यूज होता है मेनली जिस नाउन को आप बोल रहे हैं, अगर उस पर्सन को वो नाउन अंडरस्टूड है तो आपको हमेशा दा बोलना होगा। पहला पॉइंट ये, जिस नाउन को, जिस नाम को आप बोल रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को पहले से उस नाम का पता होगा तो आपको दा बोलना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वेयर इज द बुक, मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला वेयर इज द बुक, तो सामने वाले को पता है मैं कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा हूं। वेयर इज द की मतलब सामने वाले को पता है चाबी कौन सी है। तो एक तो दा का यूज ये मेनली यहाँ होता है। दूसरा दा का जो यूज है वो आप करते हैं दा या दी, दोनों तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था, दा कब प्रोनाउंस होता है, दी कब प्रोनाउंस होता है, वो भी आपको क्लियर कर देता पिछली क्लासेस में। दा का यूज अब सेकंड टाइम में आप कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक नाउन को यूज किया सेंटेंस में और उसके बाद उसी नाउन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, तो फिर मुझे दा बोलना होगा। जैसे यस्टरडे आई मेट अ गर्ल, कल मैं एक लड़की से मिला। यस्टरडे आई मेट अ गर्ल एंड द गर्ल वॉज सो ब्यूटीफुल, द गर्ल वॉज सो। अब मैंने गर्ल को दोबारा रिपीट किया तो मेरे को दा लगाना होगा। वैसे कभी भी नाउन को रिपीट नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया था। नाउन को अगर रिपीट करना हो तो उसकी जगह प्रोनाउन बोलना चाहिए। मतलब कैसे बोलना चाहिए? यस्टरडे आई मेट अ गर्ल एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब शी बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन अगर मान लो मैं फिर भी किसी सिचुएशन में नाउन रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद रखना है दूसरी बार जब नाउन यूज होगा तो उससे पहले आपको दा लगाना है। लेकिन एक बात और भी याद रखनी है, दा किसी पर्सन के नाम से पहले नहीं आ सकता, किसी प्लेस के नाम से पहले नहीं आ सकता। हाँ, अगर प्लेस कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है उससे पहले आप दा लगाते हैं। यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट से पहले भी, इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे द गिटार, द पियानो, इस तरह से उनसे पहले भी द लगाते हैं। रिवर्स से पहले भी द लगाते हैं। कुछ यूनिक नाउन होते हैं जैसे सन, मून, इनसे पहले भी द लगाते हैं। ये जो वर्ड्स है ये आई थिंक आप बुक से पढ़ सकते हैं। मेन जो द का यूज है वो मैंने आपको बताया, एक जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूं अगर वो नाउन उसके लिए अंडरस्टूड है तो मुझे द बोलना है, और अगर एक सेंटेंस में नाउन रिपीट हो रहा है तो भी हमें दा बोलना है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है मेनली दा के अंदर, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अभी मैंने सुपरलेटिव डिग्री बताई थी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाते हैं। इससे पहले मैंने आपको एडजेक्टिव के अंदर, डेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर दो पार्ट्स बताए थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन बताया था, उससे पहले भी दा का यूज करते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों से पहले हम दा लगाते हैं। इसके अलावा जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है, उनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। और सो ऑन ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां हम दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दा में जो चूक नहीं होनी चाहिए, वो 4-5 जगह आपकी दा में कभी चूक नहीं होनी चाहिए। पहला, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा अगर उससे वो नाउन अंडरस्टूड है तो आपको दा लगाना है। दूसरा पॉइंट, अगर नाउन रिपीट हो रहा है सेंटेंस में तो दा लगाना है। तीसरा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाना है। चौथा पॉइंट, ऑर्डिनल से पहले यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से पहले आपको दा जरूर लगाना है, ठीक है गाइस। यहां आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, दा का मेन यूज यही होता है। इसके अलावा अगर कोई एक नाउन अपनी पूरी एक जाति का बोध कराता है, जैसे उसके गुण का बोध कराता है, तो भी हम लोग दा बोलते हैं। जैसे हमें पता है जानवरों में उनके एक ही तरह के गुण होते हैं, जैसे द काउ इज यूजफुल एनिमल, तो हमने क्या बोला? द काउ। द काउ मतलब संसार की सभी गायें जो होंगी वो यूजफुल हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग दा का यूज करते हैं गाइस। मैंने आपको ओरली बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें बता दी, फिर भी अगर आप चाहें तो इसका पूरा सेक्शन हम आपको नोट्स में भी दे देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब नाउन के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो अ एंड दा का यूज आता रहेगा। एनीवे गाइस, मेरी अभी जो क्लास है वो आर्टिकल की नहीं है। आर्टिकल की क्लास मैं आपको अलग से भी दे दूंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर आपने ओरली बता दिया, फटाफट से बता दिया, हमें उतना समझ नहीं आया। अक्सर स्टूडेंट सोचता है बोर्ड पे जब तक ना लिखा जाए तब तक चीजें क्लियर नहीं होती। ऐसा नहीं है गाइस, आप थोड़े जब सेंटेंसेस आगे आगे बनाएंगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा। आप कुछ रीडिंग करेंगे आपको अपने आप पता चलेगा, अच्छा दा इसलिए यूज किया है। तो इस तरह से जल्दी समझ में आता है। एनीवे, अब मैं इसको अलग अलग फ्रेम में लेके जाऊंगा। अलग अलग फ्रेम का मतलब आपको पता होगा। अब आप सेंटेंसेस मेकिंग में आ गए तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं, फिर मैं इसके अलग अलग फ्रेम बनाऊंगा। आप इनमें से कोई भी एक सेंटेंस पिक कर लेना जिसको हम सारे फ्रेम में लेके चलेंगे, या मैं एक नया वर्ड ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। एक नया वर्ड ले लेते हैं एडजेक्टिव का। कौन सा लें?
चलिए मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, ईमानदार। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। घर में बैठ के कई वर्ड्स आप सोचिए और सेंटेंसेस बनाने लग जाइए। तो सबसे पहला फ्रेम होगा, यहाँ पर मैं देखो टॉप पे लिख रहा हूँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहाँ हम लिख रहे हैं नाउन। अब इनके सभी फ्रेम में हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब हमारे पास जो वर्ड है ईमानदार, तो आपको मालूम है ईमानदार वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ईमानदार वर्ड को हम लोग लेके चलेंगे बड़ी ईमानदारी के साथ। ईमानदारी यानी नाउन। तो आपको ये तो पता चली गया होगा ईमानदार एडजेक्टिव क्यों है, ईमानदारी एडजेक्टिव ईमानदारी नाउन क्यों है, ये तो आपको पता चली गया होगा। अब हम इनके अलग अलग फ्रेम को देख लेते हैं क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को जगह ज़्यादा चाहिए होगी आज। हाँ, आई ट्राई टू मैनेज, इस स्पेस में मैनेज करते हैं हम लोग। आपको पता होगा हमारे पास दो पैटर्न होते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा वो अभी भी देख सकता है, कोई इशू नहीं है। दो पैटर्न क्या होते हैं, एक होता है प्रेजेंट बेस, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम पास्ट। राइट गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही बारी में सब चीज़ समझ सकते हैं आप। तो ज़रूरत नहीं है आपको 10 बार इस चैप्टर को लिखने की, एक ही चैप्टर को एक ही बारी में समझा जा सकता है, तो हम उसे 10 बार क्यों लिखें। यहाँ हम करेंगे प्रेजेंट, यहाँ हम करेंगे पास्ट। राइट, तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अब प्रेजेंट के अंदर भी दो सेक्शन है, मैं एक ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, एक इधर लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक हो गया एजर्टिव, एजर्टिव यानी जहां हम कोई बात बताते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। पास्ट में भी वही एजर्टिव। तो पहले इतना ही कर लेते हैं, इसी को करके देखते हैं। अब ईमानदार वर्ड को मैं प्रेजेंट में लेके चलता हूं तो क्या होता है, सेंटेंस देखते हैं हम क्या बनता है। मैं के एग्जाम्पल से बना लेते हैं सारे सेंटेंस, कोई इश्यू नहीं है। मैं ईमानदार हूं, अभी जैसे हमने पिछली क्लास में इनको इसी तरह से बनाया था। और अगर मैं इधर बनाऊं तो मुझ में ईमानदारी है, या मुझे ईमानदारी है, या मुझ में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझ में ईमानदारी है। आई एम सॉरी, मैं इसमें भी एजर्टिव कर देता हूं पहले, ताकि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि फ्रेम अलग हुआ है। इधर भी कर देते हैं एजर्टिव, एजर्टिव। ठीक है गाइस, अब हम सेंटेंस लिख सकते हैं, मुझ में ईमानदारी है, यानी मेरे पास ईमानदारी है। ये मेरे पास है का सेंस आ रहा है। पास है का मतलब हैज और हैव, पास है प्रेजेंट में हैज और हैव हो जाते हैं। पास है का सेंस, जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरे पास मेरा खुद का घर है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। अगर मैं ऐसे कुछ बोलता हूं तो पास है का मतलब आई हैव। ठीक है, तो ये भी वही सेंस है। मुझ में ईमानदारी है मतलब मेरे पास ईमानदारी है, यानी मुझे ईमानदारी है, मेरे अंदर ईमानदारी है, यानी मेरे पास, यानी मैंने उसे रखा हुआ है। रखना भी हैज हैव का ही सेंस है, रखना भी हैज हैव को ही बोलते हैं। कोई चीज रखना भी हैज हैव है। ठीक है, और नॉर्मली है, हूं, हैं अगर आए, नॉर्मली अगर है, हूं और है अगर आए तो वो इज एम आर है। इज, एम और आर, ये वर्ब्स है। गाइस सेंटेंस फ्रेमिंग तो आपको पता चली गई होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर या फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो आई एम, मैं ईमानदार हूं, इसको ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, एन ऑनेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑनेस्ट से पहले एन लगाते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जब आप एडजेक्टिव का फ्रेम यूज करते हैं तब अ, एन, द का यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट वर्ड, ऑनेस्ट वर्ड ईमानदारी, ईमानदार का ईमानदारी क्या होता है, ऑनेस्टी। तो आई हैव ऑनेस्टी बोला जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ईमानदारी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी, और ईमानदार को ऑनेस्ट। पता होगा आपको, ये वर्ड्स तो आपको सीखने ही होंगे गाइस, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं।
इसकी भी लिस्टिंग हमने आपको दी है करके, आप उसको प्लीज़ ज़रूर स्टडी करिए, उसे भी पढ़िए। सारे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सफिक्स, सारा पढ़ना होगा आपको गाइस। वो बहुत कम वर्ड्स है, लिमिटेड वर्ड्स है, उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं, उनसे आपको फ़ायदा होगा, इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब एजर्टिव पैटर्न में गाइस एक नेगेटिव पैटर्न भी होता है। नेगेटिव का मतलब मैं ईमानदार नहीं हूं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में इसको क्या बोलेंगे, मैं ईमानदार नहीं हूं, तो इसको आपको कैसे बोलना है, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। और कई बार क्या करते हैं लोग, एंटोनियम वर्ड्स भी यूज करते हैं। एंटोनियम मतलब होते हैं विपरीत शब्द। ईमानदार का क्या होता है विपरीत शब्द, बेईमान। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम डिसऑनेस्ट, तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खुद से कर सकते हैं। अब इसको भी अगर आप नेगेटिव में चेंज करें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझ में ईमानदारी नहीं है। तो इसको आप जब आप ट्रांसलेट करेंगे गाइस, तब आपको आई हैव नॉट नहीं बोलना है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आई हैव नो ऑनेस्टी। तो पहला डिसिप्लिन तो याद रखना, इस पैटर्न में नॉट यूज नहीं होता, नो यूज होता है नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है गाइस। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव, यानी हैव से पहले डोंट लगा सकते हैं, आई डोंट हैव ऑनेस्टी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कब हैव नो बोला जाएगा, कब डोंट हैव बोला जाएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होती है गाइस। देखिए यहाँ तो अभी वर्ड ईमानदारी है। ईमानदारी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक भाव है। अगर मैं इसकी जगह एक वर्ड और मतलब दूसरा सेंटेंस लिखूं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, ये सेंटेंस लिखूं, और आप इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो रूल तो यही होगा, यही तरीका होगा। मेरे पास का मतलब भी मैंने बताया, पास है का मतलब भी हैज़ हैव होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नो मनी। अब आपने यहाँ पर एम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर पैसा वर्ड जो है वो नाउन है, ये नाउन बेस्ड सेंटेंस है। जब नाउन बेस्ड सेंटेंस होगा तो आपको हैज़ हैव यूज करना है, और जब वो एडजेक्टिव बेस्ड होगा तो फिर आपको इज एम आर यूज करना है। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना होता है लास्ट तक। तो आई हैव नो मनी लिखा मैंने, अब आप इसको अगर चाहें तो आई डोंट हैव मनी भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग यही बोलते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव मनी। अब दोनों ही सेंटेंसेस सही है, लेकिन कब हैव नो बोला जाता है, कब डोंट हैव बोला जाता है, इसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हैव नो का मतलब होता है कि आपके पास अभी टेम्परेली जो है ना, अभी कह सकते हैं, अभी जैसे आज के समय में आपके पास पैसा नहीं है, मतलब फॉर द टाइम बिंग आप अभी मतलब आपके पास पैसा नहीं है, तो हैव नो बोला जाता है। यानी आप जहाँ गए हैं, हो सकता है अपने साथ पैसा लेके नहीं गए, अपने साथ जेब में पैसा लेके नहीं गए, तो आप बोलोगे आई हैव नो मनी। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, पास नहीं है का मतलब आपके घर में भी नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल नहीं है, यानी एक परमानेंटली आप पैसों से हटके हैं, यानी पैसा आपके पास है ही नहीं, तब हम बोलते हैं आई डोंट हैव मनी। हिंदी में बोले तो स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कोई चीज ना होना हैव नो है, और स्थायी रूप से कोई चीज ना होना डोंट हैव है। तो डोंट हैव आप हमेशा, जब हम डोंट हैव बोलते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई इसके पास है ही नहीं भैया, ये घर से भी अरेंज नहीं कर सकता, इसके पास अकाउंट में भी पैसा नहीं है। तो आई डोंट हैव मनी ये है, और आई हैव नो मनी उस सिचुएशन में, उस समय वो अपने साथ शायद पैसा लेके नहीं आया, तो हमें ऐसे बोलना होता है। देखा गाइस, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इनके भी अंदर बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर आप कहीं हर जगह आई डोंट हैव बोलते रहेंगे ना, तो सामने वाले को ये शो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कंगाल हैं। तो ये तो हमें शो नहीं करना है, हमारे पास उस समय पैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई हैव नो मनी। और अगर हमारे पास सचमुच नहीं है, किसी से हम पैसा लेने जा रहे हैं, उधार मांगने जा रहे हैं, तो हम वहां पर फिर यही बोलेंगे, आई डोंट हैव मनी, कैन यू प्लीज हेल्प मी हियर। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप नेगेटिव सेक्शन को समझ पाए, मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसी तरह से आप आई हैव नो ऑनेस्टी और आई डोंट हैव ऑनेस्टी को भी समझ सकते हैं। ऑनेस्टी वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नहीं हो सकता, इसीलिए इससे पहले हम अ एंड द यूज नहीं कर रहे हैं। समझ गए गाइस आप, क्लियर हो गया आपको। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी वर्ड को रिपीट करेंगे अपने सेंटेंस में, तब द लगाना पड़ेगा,
द का यूज मैंने क्या बोला, कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में दोबारा रिपीट होता है तो हम उससे पहले द लगाते हैं। पॉइंट इज क्लियर गाइस टू यू ऑल? ओके, अब हम इसको पास्ट बेस में लेके जाते हैं। पास्ट बेस में इज एम आर क्या हो जाते हैं गाइस, ये हो जाते हैं था थी थे। मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूं ताकि आप बाद में भी नोट कर लें। तो प्रेजेंट में क्या है, हूं, हैं और हो। है का मतलब हो गया आपका इज सिंगुलर के लिए, एम का मतलब हूं, है और हो दोनों का मतलब हो गया आर। देखो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही वॉज, वर यानी था थी के लिए आप यूज करते हैं वॉज सिंगुलर में, और थे प्लूरल के लिए वर। मैं फिर बार बार बोलूंगा, प्लूरल जब तक ना हो तब तक आप वर नहीं लगाएंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी को सम्मान देने के लिए थे बोल देते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, जैसे मेरे पिताजी पिछले साल थोड़े लापरवाह थे, तो अब मैंने बोला लापरवाह थे, तो पिताजी तो एक है। अब यहाँ पर थे के लिए भी आपको वॉज लगाना है, वर नहीं लगाना है। थे जब तक किसी प्लूरल को ना शो करे, बहुत सारे लोगों को शो ना करे, या फिर यू वी दे ना आए, तब तक आप थे का मतलब वर नहीं लिखते हैं। एनीवे, मैं ईमानदार हूं, एक फ्रेम तो ये हो गया। अब दूसरा फ्रेम है मैं ईमानदार था। अब ये भी तो एक सेंटेंस है। या मैं ईमानदार नहीं था, इसका भी नेगेटिव होगा। तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, आप भी अपने साथ नोटपैड रखिए और इन चीज़ों को लिखते रहिएगा साथ के साथ। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब था के लिए आपको यूज करना है वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट, और आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। कितना सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इधर मुझ में ईमानदारी थी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझ में ईमानदारी थी। और इधर क्या होगा, मुझ में ईमानदारी नहीं थी, इसीलिए तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कई बार हम लोग सेंटेंस को थोड़ा आगे तक बोल देते हैं, भाव में ले जाते हैं। एनीवे, मुझ में ईमानदारी थी, तो आप अब यहाँ पर हैव, अब क्या हो गया, पास था या पास थी के लिए हैज हैव यूज नहीं करना, वो तो प्रेजेंट में है। अब पास था, पास थी, पास थे के सेंस में सिर्फ एक ही वर्ड है हैड। यहाँ पर तो दो है, वॉज और वर, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है हैड। ओके गाइस, तो अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर आई लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं रहेगी, क्योंकि हैव है के लिए, अब रहेगी हैड। हैड है थी के लिए, आई हैड ऑनेस्टी। बहुत सिंपल है। अब इधर भी वही रूल है, इधर क्या करेंगे, नेगेटिव में आई हैड नो, वही हैव नो लिखा था, वही हैड नो करना है, नॉट नहीं करना है। आई हैड नो ऑनेस्टी, और नीचे डोंट जो है वो डिंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डोंट का पास्ट डिंट होता है। तो आप क्या बोलेंगे, आई डिंट, फिर आपको हैड नहीं लगाना, हैव लगाना है, क्योंकि डिंट के बाद हमेशा V1 यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां स्टूडेंट जो है गलती कर जाता है, वो यहां पर भी हैड लगा देता है, आई डिंट हैड। डिंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब क्या था, प्रेजेंट का मतलब हैव, तो आपको वो हैव लगाना, क्योंकि यार डिंट से अंडरस्टूड हो रहा है था थी, तो एक डिंट से जब था थी थे अंडरस्टूड हो रहा है, तो दोबारा हैड लगा के उसे अंडरस्टूड मत करिए, वो एक ही वर्ड से अंडरस्टूड हो जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, आई डिडंट हैव ऑनेस्टी। गाइस, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, और हम कहते हैं छोटी गलतियां बड़ी गलतियां होती है, क्योंकि छोटी गलती अगर कोई बड़ा आदमी करता है, पढ़ा लिखा आदमी करता है, तो उसे कहते हैं यार आपको इतना ही नहीं पता। इसीलिए हम कई बार सोचते हैं ना, छोटी छोटी बातों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। बड़ी गलतियां तो कोई भी कर सकता है, बड़ी गलती तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं छोटी छोटी गलती करूंगा तो आप कहेंगे आप टीचर किस बात के, आपको इतना ही नहीं पता। तो आपको भी इन जगहों पे बहुत ध्यान देना है, छोटी मिस्टेक्स पे खास तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। गाइज, ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव वे में बोलूं, यानी क्या मैं ईमानदार हूं, तो आप क्या करेंगे, एम को शुरू में ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, यानी एम आई ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार था, वॉज आई ऑनेस्ट, तो इसको पहले बोलना है सब्जेक्ट से, बहुत सिंपल है। इधर भी क्या मुझ में ईमानदारी है, तो हैव की जगह आप बोल सकते हैं डू आई हैव, ऐसे भी बोल सकते हैं, डू आई हैव ऑनेस्टी।
क्योंकि डू का पैटर्न को आप शुरू में लेके आ सकते हैं। हैव आई ऑनेस्टी ऑड लगता है, तो इसका भी एक बार थोड़ा सा फ्रेम समझ लीजिए इंटेरोगेटिव का, क्योंकि आपको ये सीखना है जरूरी। अब अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब, इंटेरोगेटिव का मतलब पूछने वाला भाव। पूछने वाला मतलब क्या वाले सेंटेंसेस, क्या मैं ईमानदार हूं, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, और इधर क्या हो जाएगा, क्या मैं ईमानदार था, क्वेश्चन आ गया। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको वर्ब को पहले लेना है, और वर्ब क्या है इसमें, एम, इसको आप पहले ले आइए। तो एम से आप शुरुआत करें, एम, फिर सब्जेक्ट एम के बाद आएगा। आपको क्लियर हो रहा है, एम आई, और फिर क्या बचा आपका, ऑनेस्ट वर्ड। तो बस इतना ही करना है, एम आई ऑनेस्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी। एम आई ऑनेस्ट का मतलब क्या मैं ईमानदार हूं, क्या मैं ईमानदार था, तो वॉज, वही वॉज को शुरू में लेके आना है सब्जेक्ट से पहले, वॉज आई ऑनेस्ट। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही आसान है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझना है। समझने वाली बात क्या है, जरा देखते हैं। क्या मुझ में ईमानदारी है, क्या मुझ में ईमानदारी है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, डू, डू से शुरू करना है। डू आई हैव ऑनेस्टी। अब देखिए ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव ऑनेस्टी वही ले आए आप, बस उससे पहले डू ऐड करना है, डू आई हैव ऑनेस्टी। अब आप कहेंगे सब में डू करना है, नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर आपको डज करना होगा, जैसे डज ही हैव, फिर वहां हैज नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। यहां गड़बड़ होती है स्टूडेंट से, डज के बाद हैज लगा देते हैं, क्योंकि सर ने बताया ही और शी के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन यहां पर फिर वही वाली बात है, यहां ईएस लग गया ना, एक से पता चल रहा है, डज से पता चल रहा है सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ही के बाद भी हैव ही लगाना होगा, और क्वेश्चन मार्क। ये जो सेक्शन है ना, यहां गड़बड़ होती है स्टूडेंट की। मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें ना हैव वाले पैटर्न में ना काफी सारी जगहों पे स्टूडेंट को ना कंफ्यूजन रहती है, ये क्या ही के साथ हैव लगा दिया, डज ही हैव ऑनेस्टी। तो आपको ये बात याद रखनी है, जैसे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं, मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूं तो हम क्या लिखते हैं, डू आई गो, क्या वह जाता है, डज ही गो ही लिखते हैं, गोज नहीं कर देते हैं। इसी तरह से यहां पर हैव करेंगे, हैज नहीं कर देंगे, बस वही लॉजिक है, सिंपल सा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना, यहां गड़बड़ होती है, जहां होती है मैं बता रहा हूं। अब अगर मैं इसका, अगर इस वाले फ्रेम में आ जाए तो इस वाले फ्रेम में भी यही चीज होगी, क्या मुझ में ईमानदारी थी, क्या मुझ में ईमानदारी थी, क्या मुझ में ईमानदारी थी, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, मुझ में ईमानदारी क्या लिखा था, आई हैड ऑनेस्टी, उससे पहले क्या क्या लिखेंगे हम, डिड, डिड आई हैड, सही है गाइस। अभी ऊपर देखो मैंने क्या बताया, डिड के बाद हैव लगाते हैं, तो यहां पर हमने हैड नहीं लगाना, यहां पर हमें हैव लगाना है। डिड आई हैव ऑनेस्टी। कुल मिलाकर एक छोटी सी बात समझनी होती है हमें, जब ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है उस सेंटेंस के टाइम को भी बताना और उस सेंटेंस के सिंगुलर प्लूरल को भी मतलब कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब ही ये होता है सिंगुलर प्लूरल सेक्शन को भी कवर करना और टाइम को भी कवर करना। अब यहाँ पर देखो ये सिंगुलर को भी कवर कर रहा है और ये टाइम को भी कवर कर रहा है। अब जब ये सिंगुलर को कवर कर रहा है तो फिर हमें हैज नहीं लगाना, हैज तो हमें तब लगाना होता है जब सिंगुलर हो। अब यहाँ पर ये सिंगुलर यही कवर हो गया तो फिर हमारा मेन तो हैव है, मेन वर्ड तो हमारे पास प्रेजेंट में हैव था, हैव से ही हैज बना। हैज क्यों बना, हैज बना सिंगुलर के लिए और हैव है प्लूरल के लिए। मेन वर्ब हैव है, हैव से हैज आया, ठीक है। तो अब जब हम उसे डज दे रहे हैं, डज यानी सिंगुलर फॉर्म यहां पे दे रहे हैं, तो फिर हमें अब यहां हैज लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें यहां हैव करना है। ऐसे ही हमने डिड ले लिया तो अब हमें यहां हैड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैव से ही हैड आया पास्ट के लिए, हैव वर्ब से ही हैड बना पास्ट के लिए। तो अब अगर ये डिड से पास्ट कवर हो रहा है मेरा, पास्ट यानी लिंकिंग इज डिड, लिंकिंग वर्ब जो डिड है
इससे मेरा पास्ट भी कवर हो रहा है और इससे मेरा सिंगुलर प्लूरल भी कवर हो रहा है, दोनों चीजें कवर हो रही हैं। तो मुझे यहाँ पर फिर हैज करने की या मुझे यहाँ हैड करने की फिर अब जरूरत नहीं है, तो मैं वही हैव लूंगा जो मेरी मेन वर्ब है, हैव, यही मेन वर्ब है। तो इसीलिए हैव यहाँ पर भी आया, देखिए हैव इसमें भी आया और हैव अब इधर भी आएगा, क्योंकि डू डज डिड से हमारा टाइम भी क्लियर हो रहा है और हमारा सिंगुलर प्लूरल सेक्शन भी क्लियर हो रहा है। दैट्स अ लॉजिक गाइस, सो सिंपल। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या मुझ में ईमानदारी थी, तो डिड आई हैव ऑनेस्टी ऐसे बनेगा, और क्या मुझ में ईमानदारी नहीं थी, अगर इस तरह से बोलेंगे तो फिर डिडंट हो जाएगा। अब इसको एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट में भी ले लेते हैं गाइस। क्या मुझ में ईमानदारी नहीं थी, तो अब आप क्या करेंगे, डू को डोंट कर देंगे। कैसे, ऐसे डोंट, क्योंकि क्या और नहीं दोनों इसमें कवर हो रहे हैं, डू में क्या और नॉट में नहीं, तो डोंट हो गया, तो क्या भी कवर हो गया आपका और नहीं भी। तो अब क्या बचा, मुझ में ईमानदारी थी, आई एम सॉरी, ये तो है का पैटर्न है, सॉरी माय मिस्टेक गाइस। क्या मुझ में ईमानदारी नहीं है, तो अब इसमें देखो क्या भी क्लियर हो रहा है, नहीं भी, डोंट में क्या और नहीं दोनों क्लियर हो रहा है। अब बचा क्या, मुझ में ईमानदारी है, तो मुझ में ईमानदारी है, आई हैव ऑनेस्टी तो लिखा है, मुझ में ईमानदारी है, तो आप क्या करेंगे, डोंट आई हैव ऑनेस्टी। कोई नया रूल नहीं बना है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, एक पॉइंट है, एक समझने वाली बात है कि क्या करने से क्या हो जाता है। तो अब ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। अब इसी तरह से इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या मुझ में ईमानदारी नहीं थी, पास्ट में भी देखते हैं। क्या मुझ में ईमानदारी नहीं थी, ये सेंटेंस हो गया। अब हमें क्या और नहीं के लिए क्या मिला है, डिडंट। देखो नहीं के लिए और क्या के लिए, दोनों के लिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिडंट, ये हेल्पिंग हो गई। अब इस डिडंट में क्या भी क्लियर हो गया और नहीं भी क्लियर हो गया और था भी क्लियर हो गया, पास्ट भी क्लियर हो गया, तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब मुझ में ईमानदारी, ये वर्ड बोलना है, मुझ में ईमानदारी, मतलब आपको फिर हैव ही लेना है, तो डिडंट आई हैव ऑनेस्टी। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को कवर करें, कौन से दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो आप देखेंगे बस डोंट और डिडंट का ही फर्क हुआ, बाकी सेंटेंस सेम है। और वो डोंट और डिडंट क्यों कवर हुआ, डोंट और डिडंट क्यों अलग अलग हुए, क्योंकि ये टाइम अलग है, थी आ गया यहाँ पर, तो था थी थे पास्ट डिडंट में कवर हो जाता है। ऐसे ही आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, डजंट ही हैव ऑनेस्टी, डजंट ही हैव ऑनेस्टी, हैव ही रहेगा, क्या उसमें ईमानदारी नहीं है। तो ये चीज जो है ना गाइस, आपको थोड़ी समझनी होती है इस फ्रेम में। तो मैंने ये क्लास स्पेशली इसलिए बनाई थी आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ होती है, यहाँ पर उनसे बहुत मिस्टेक होती है। और मैं ये नहीं कह रहा अभी आपने क्लास ले ली आपकी गड़बड़ ठीक होगी, जब तक आप इसके कुछ सेंटेंसेस ओरल में ट्रांसलेट कर लीजिए, कुछ सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है, कोई भी एक नाउन ले लीजिए, नाउन के साथ आप सब्जेक्ट जोड़िए और है जोड़िए, है जोड़ेंगे तो हैज हैव का पैटर्न, था थी जोड़ेंगे तो आपका हैड का पैटर्न, और अगर उसको नेगेटिव में लेंगे तो डजंट हैव, डोंट हैव, और अगर आप उसे पास्ट में जाके नेगेटिव में लेंगे तो डिडंट हैव, अगर आप उसे इंटेरोगेटिव में करेंगे तो फिर डोंट और डजंट या डू या डज, और अगर उसे पास्ट में ले जाएंगे तो डिडंट या फिर डिड, इस तरह से चलेगा ये। तो आप इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ना ये चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो खास तौर पे मैंने ये फ्रेम आपके लिए इसीलिए बनाया ताकि आपको डोंट में, डिडंट में, डजंट में क्लियर हो जाए क्या अंतर होता है, क्योंकि आगे जब हमारे वर्ब के पैटर्न आएंगे तो वहां पर भी ये डोंट, डजंट, डिडंट आपके पास आने वाले हैं गाइस। तो यही चीज आप वहां पर भी एक बार फिर रिपीट कर लेंगे, तो उससे क्या आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। डबल प्रैक्टिस से क्या होगा, वो फिर आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इतना ही मेरी क्लास में आज मैंने ये आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताए, प्लस मैंने आपको आज फिर एक और नए वर्ड से एडजेक्टिव और नाउन के बीच का डिफरेंस क्लियर करा है। अब हम जो अगली क्लास लेंगे, अगली क्लास भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारी क्लास एक्चुअल में 3 पार्ट्स में चल रही है, तो जो अगली क्लास हम लेंगे उस क्लास में हम क्या करेंगे, हम इनके प्रेजेंट पास्ट के अलावा यानी एजर्टिव पैटर्न के अलावा एक एक्सप्रेशन पैटर्न भी है। एजर्टिव ये पैटर्न के अलावा
एक एक्सप्रेशन पैटर्न भी है, उसको स्टडी करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ी और जगह चाहिए, इसीलिए गाइस मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूं, जिसके अंदर इस फ्रेम को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। फिर हम इस पूरे फ्रेम को, इन दोनों फ्रेम को एक बिल्कुल सब पैटर्न में कवर करेंगे एक साथ। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा इस तरीके से। सो गाइज, आपको अभी फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन और आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी नहीं आई तो हमारी आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, जहां पर आपके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं, सर मुझे ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई। लेकिन जितने भी कमेंट्स आप भेजेंगे, आप प्लीज़ उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। और अगर जो नहीं हो पा रहा है तो मुझे वही सेक्शन बताना कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, आपसे क्या दिक्कत आ रही है, वही प्लीज़ मुझसे शेयर करना। मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के एक स्पेशल क्लास दूंगा आपको, जिससे आपको और अच्छे नए पैटर्न से क्लियर करूंगा चीज़ों को। आई एम श्योर कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगने वाली जो बहुत मुश्किल होगी या जो आपको समझ में नहीं आएगी। बाकी आगे आगे की क्लासेस लेते रहेंगे तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। रिपीटेशन से भी क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो आप अगर सिंगल अटेम्प्ट में नहीं समझते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस क्लास को दोबारा लीजिए। फिर भी नहीं समझते तो आने वाली क्लासेस को लेते रहिए, क्योंकि हमारा फ्रेम तो एक ही रहेगा। इसी एक फ्रेम में ये सेंटेंसेस भी बार बार आएंगे, तो आपको फिर चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। फिर से मिलते हैं आपसे इस क्लास के बाद अगली क्लास में। बाय।